लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे जाके? बेसिक स्ट्रेंथ पे आ गए थे जाके। बेसिक स्ट्रेंथ आपको मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ तक आपको समझाया। एसिडिक स्ट्रेंथ में आपने क्या समझा कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। एसिड तो होता ना, उसका पार्ट जो होता है वो क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस एक्चुअल में क्या होता है? एनायन होता है कोई, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आते जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। बाकी और भी फैक्टर्स थे। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मेथड के अलावा और फैक्टर्स पे बात करें तो हम लोगों ने क्या देखा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। उस एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर साइज इंक्रीज करेगा तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज करती जाएगी। तीसरा देखा था कि परसेंटेज एस कैरेक्टर, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज करेगी जाके। बाकी जो फैक्टर्स थे वो इस बात पे डिपेंड करते थे कि हमारा ग्रुप जो लगा हुआ है वो कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लगने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लगने से घटेगी जाके हमारे पास। हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मेथड को तब यूज़ करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को तब यूज़ करते हैं, तब उसका इफेक्ट देखते हैं जब हमारे पास जो आयन हैं उन पे जिन पे चार्ज है वो क्या हों? सिमिलर एटम हों। अगर वो डिफरेंट होते हैं तो हम दूसरे फैक्टर से चीज़ों को चेक करते हैं जाके। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। फिर हम लोग किस पे आ गए जाके? बेसिक स्ट्रेंथ पर आ गए। किस पे आ गए भैया? बेसिक स्ट्रेंथ पर आ गए। बेसिक स्ट्रेंथ हमने क्या बताया कि अगर हम बेस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं वो बेस होती हैं। वो बेस क्यों होती हैं? क्योंकि वो आसानी से H+ को एक्सेप्ट कर लेती हैं। और जो H+ एक्सेप्टर होते हैं वो सभी क्या होते हैं? बेस होते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने क्या बताया? बेस वो होते हैं जो H+ एक्सेप्ट कर सकते हैं। H+ एक कैटायन है और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन रिच, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक, यानी निगेटिवली चार्ज या निगेटिव, ऐसा समझ लो। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो H+ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। और कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन रिच है जितनी आसानी से H+ को एक्सेप्ट करता है वो उतना अच्छा बेस कहलाता है। यानी मेरे पास बेसिक स्ट्रेंथ का क्या कॉन्सेप्ट आया कि अगर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम इंक्रीज कराते जाएं तो बेसिक स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती जाएगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कराते जाएं तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब बढ़ेगी? जब ग्रुप कैसे होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन उस स्पीसीज जो सेंटर है इलेक्ट्रॉन रिच, जो सेंटर है इलेक्ट्रॉन रिच, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इस कॉन्सेप्ट से सही आंसर निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रूल हमेशा अप्लीकेबल है। एक्चुअल में क्या है कि आखिरकार H+ का एक्सेप्ट करना और बनना है क्या? कॉन्जुगेट एसिड। ये कैसा एक प्रोसेस है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कल हम लोगों ने क्लास में क्या पढ़ा था जाके कि एक कोई B था जिसने H+ को एक्सेप्ट किया तो क्या बन गया था? BH+ बन गया था। और ये बनना कैसा था? एक रिवर्सिबल प्रोसेस था। यानी क्या है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है। तो रिएक्शन को जाना कहाँ चाहिए था? रिएक्शन को जाना चाहिए था फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए था। जितना अधिक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इसका मतलब उतना वो H+ को एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगी इसका मतलब वो H+ से दूर हो रहा है। तो कुल मिला के ये बात हुई ना कि अगर मेरा कॉन्जुगेट एसिड जितना अधिक स्टेबल होता जाएगा रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो फाइनली आंसर कभी कभी हमें स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड से भी देने पड़ते हैं कि अगर जहाँ पर मेरा कॉन्जुगेट एसिड अधिक स्टेबल हो जाएगा
उस केस में उस जिसका बना हुआ है वो बेस अधिक बेसिक हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने क्या कहा, मोस्ट ऑफ द केसेस पे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करा के आंसर निकाल लेंगे, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी देखा गया है जहां हमें फाइनल आंसर स्टेबिलिटी से देना पड़ता है, और उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्शन की तरह याद कर लेंगे। कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन हम उसको एक्सेप्शन की तरह इसलिए याद कर लेंगे क्योंकि ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट पैटर्न पे काम कर रहा है जाके। मेरी बात समझ में आ गई जाके? तो हम लोग आज यहीं पे स्टार्ट करेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ की बात की थी मैंने, आपको पॉइंट्स भी लिखा दिए थे। बेसिक स्ट्रेंथ क्या थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने भी होंगे उन पे सभी पे उन ग्रुप के आगे क्या चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आएगा जाके। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। अब जैसे मेरे पास ये एनायन आ गया, जैसे हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ में पढ़ा था वैसे ही हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। अब ये मेरे पास एनायन आ गया और मुझे एनायन को, क्योंकि एनायन है निगेटिव चार्ज है, तो क्या ये H+ एक्सेप्ट नहीं कर सकते? ये सभी H+ एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ये सब H+ एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ये क्या बेस नहीं हुए? होंगे कि नहीं होंगे? ये सभी बेस हैं। अब कह रहा है कि इन सभी को बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करो, इन सभी को बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करो। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो इसी बात पर डिपेंड करेगा कि किस पर अधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होने का मतलब एक चीज और बताएं कि ऐसे हम उस स्पीसीज को अधिक इलेक्ट्रॉन डेंस मानते हैं, अधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मानते हैं जो स्पीसीज, जो एटम जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे। इलेक्ट्रॉन लेना, जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखे। जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो H+ के साथ बॉन्ड बनाएगा। जो H+ को पहले इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो बॉन्ड बनेंगे, या वो इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा तो क्या बॉन्ड बना पाएगा? नहीं बना सकता। तो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देता है वो उतना अच्छा बेस हो जाता है। तो मेरे लिए इलेक्ट्रॉन रिच कौन है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे। इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन दे देगा? वो देंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से जाएंगे ना जिन इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अगर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है उन इलेक्ट्रॉनों पे, तो क्या वो न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉनों को जाने देगा? क्या नहीं जाने देगा। तो वो वाली स्पीसीज मेरे लिए क्या इलेक्ट्रॉन रिच होगी? क्या नहीं होगी इलेक्ट्रॉन रिच। मेरी बात समझ रहे ना सब लोग? अब मुझे इसी कॉन्सेप्ट पे, इस पे ध्यान देना है। अब मेरे पास ये 4 एनायन दिए हुए हैं। इन 4 एनायन में आपको यह देखना है कि कौन इलेक्ट्रॉन पहले देगा। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना। यानी कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी अधिक, वो इलेक्ट्रॉनों पे उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना अधिक, तो क्या वो इलेक्ट्रॉनों को जाने देगा? यानी अगर मेरा एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब वो लेस इलेक्ट्रॉन रिच होगा। मैंने सही कहा ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? अगर मेरा एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉनों पे जो जाने वाले थे उस पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक है, तभी तो उसने घसीट लाया जाके। अगर कम होता तो लाता क्या? वो तो जाने देता, जाओ। और जो जाने देगा वो इलेक्ट्रॉन रिच है, जो घसीट के रख रहा है वो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होता है। तो मुझे बताओ, अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, मैं कार्बन की बात करूं, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। यानी फ्लोरीन के न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस नेगेटिव चार्ज पर अधिक होगा, जबकि कार्बन के न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉनों पर कम होगा। तो कौन अधिक इलेक्ट्रॉन रिच है, कार्बन या फ्लोरीन? कार्बन। कौन अधिक रिच है? तो मेरे पास अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो मेरे पास ऑर्डर क्या आएगा? CH3 माइनस, इसके बाद किसका नंबर आएगा? NH2 माइनस, इसके बाद किसका नंबर आएगा? HO माइनस,
उसके बाद किसका नंबर आएगा F माइनस। ये हो गया हमारे पास। मेरी बात समझ में आ गई जाके? यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से अलग है। हमें ये मन में आता है, हम लोग के मन में फिर जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच हुआ? नहीं, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता अपनी अधिक। रिचनेस से मतलब क्या है? मेरे पास मेरे दो दोस्त हैं और मुझे पैसे की सख्त आवश्यकता पड़ जाए और रात में आपको पड़ जाए, कहीं आपके पास कोई सोर्स ना हो, तो आप क्या करेंगे? अपने फ्रेंड को फ़ोन करेंगे। मतलब समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर हम फ्रेंड को फ़ोन करेंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा? एक ऐसा फ्रेंड है जिसके पास पैसा अच्छा है, उसकी फैमिली में एक कम है। आप किसको मिलाओगे फ़ोन? जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसी को मिलाएंगे ना। उसके पास पैसा हो तो उससे, और आपने फ़ोन मिलाया और उसका आंसर आया कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं यार, सारे ख़त्म हो गए, कल ही मैंने एक प्लॉट खरीद लिया। अब आपको है आवश्यकता, फिर दूसरे फ्रेंड से मिलेंगे। उसने कहा पैसे तो यार कल खरीदना था लेकिन चलो तुम्हें कुछ कर देते हैं। तो तुम्हारे लिए अधिक अच्छा कौन हुआ? तुम्हारे लिए रिच कौन हुआ? तुम्हारे लिए तो वो रिच हुआ जिसने तुम्हें उस वक्त मदद कर दी, या जिसके पास बहुत सारे रखे हुए हैं। किसी ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रख लिए हैं, दे नहीं रहा, तो मुझे उससे क्या मतलब तुम दानी हो? मेरे लिए तो वो अच्छा दानी है ना जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगता है। इसके न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे बहुत अधिक है, ये इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है। H+ बॉन्ड बहुत देर में बनाता है, ये आसानी से दे देता है, तो ये अच्छा है, वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया जाके। ठीक, चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहां पर आ गया, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच यानी निगेटिव चार्ज अधिक है तो अधिक बेसिक है। अच्छा, जिस पे निगेटिव चार्ज अधिक होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। अब याद करते चलना ये सभी क्वेश्चंस आपके, कि उसकी कम होगी कि नहीं होगी जाके। तो अगर मैं इसमें पूछूं तुमसे कि कौन अधिक बेसिक है, F माइनस या I माइनस? I माइनस अधिक बेसिक है। क्यों? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यहां साइज का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि यहां पे सब ग्रुप के हैं। वही कॉन्सेप्ट चलेगा जो एसिडिक स्ट्रेंथ का था। वहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यहां पे साइज। अब मुझे बताओ, अब हो सकता है कोई दिमाग का मतलब कॉमन सेंस लगाने का तेज हो, तो वो कहेगा जब I माइनस नहीं तो F माइनस होगा। क्या होना चाहिए भाई? देखो मैंने अभी तुम लोग को क्या बोला, स्टेबिलिटी पे देखो ना, स्टेबिलिटी किसकी अधिक है, I माइनस की या F माइनस की? आप कहेंगे साइज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़े, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम होता चला जाएगा। यही तो पढ़ा था एसिडिक स्ट्रेंथ में। एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या पढ़ा था? जैसे जैसे साइज बढ़ रहा था एनायन का, उस एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही थी। लास्ट क्लास में, कल तो थी नहीं, इसके पहले क्लास थी ना, उसमें याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोगों ने क्या कहा था? HI इज मोर एसिडिक देन HBr देन HCl देन HF। यार नोट्स पलटे उल्टे नहीं है किसी ने, है ना? तभी सब देख रहे हैं मेरे चेहरे की तरफ। आपने कहा तो होएगा ही, अब है कि नहीं है, इसीलिए तुम लोग क्वेश्चन मार्क लगाए हो। सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं क्या मालूम, पढ़ लिया करो जाके, है ना? कभी कभी पढ़ने का भी होता है दिन, मतलब कोचिंग आके पढ़ना तो एक अलग बात है, मतलब स्वयं सेल्फ स्टडी भी एक होता है, वो भी करना चाहिए कभी कभी। अब कहोगे हम 12th पास करके आए, किया नहीं क्या? बस किया है, थोड़ा यहाँ अधिक करना पड़ेगा, बस यही है। ठीक है ना? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, साइज के बढ़ने से निगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन अधिक होगा। अगर डिस्पर्जन अधिक होगा तो उसका वैल्यू यानी निगेटिव चार्ज की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर वैल्यू कम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होगी, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ किसकी अधिक होगी? मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था पहले भी कि मैं अभी स्टार्टिंग में आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ, फिर अगर वही चीज़ें बार बार आ रही हैं तो फिर आपको अपने दिमाग के लेवल को थोड़ा और ऊंचा ले आना। जहाँ तक जाना था मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे ऐसे स्टेप चलने हैं। अब बार बार उतने ही स्टेप नहीं चलेंगे हम लोग, ठीक है ना? क्योंकि हमें टाइम भी देखना है, हमें आसानी से कैसे अटेम्प्ट किया जाए क्वेश्चन, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। अब मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये मैंने किसका ऑर्डर बना दिया? ये मैंने बना दिया बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बना दिया। ठीक है ना? मैंने 2 क्वेश्चंस करे, ठीक है ना? तीसरा क्वेश्चंस, ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो हम लोग अभी देखें। मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हैं जो हम लोगों ने ऑर्डर, लेकिन याद नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट कभी मिसमैच नहीं करेंगे ये। हाँ, लेकिन समझने के लिए आप देखेंगे तो आपको ऐसा फील आ रहा होगा जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर था उसका उल्टा लिख रहे हैं हम लोग।
तो सीख भी है, जो अधिक एसिडिक होगा वो कम बेसिक होगा। लेकिन ऐसा कहीं कॉन्सेप्ट लेके ना चलना, क्योंकि आंसर गलत हो जाएंगे। जो मैं समझा रहा हूँ उसी कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, उसी को दिमाग में रखना है आपको, ठीक। नेक्स्ट देखो, आप कोशिश करना आप लोग आंसर देने की। ये 3 है। अब यहाँ पे साइज का मैटर नहीं आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं आएगी, कैसे निकालें? परसेंटेजेस कैरेक्टर। अगर परसेंटेजेस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी हुई? सही कि नहीं सही? यानी ये हमने ऑर्डर किसका लिखा हुआ है? ये तीनों ऑर्डर मैंने लिखे हुए हैं बेसिक स्ट्रेंथ, नोट कर लीजिए। कर लिया नोट सब लोगों ने? तो ये हमारे पास क्या हो गया? बेसिक स्ट्रेंथ के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है ना। इस साइड से कहाँ जाएगा? हाँ, टच ही तो कर रहे हैं। हाँ, अच्छा 2 मिनट। अरे यार, तो बड़ा पुराने स्टाइल का। क्या हटा इसको? कौन करता है? कौन करता है? ऐसे ही हो जाता है। चलो अच्छी। ये तो हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गए जाके। उसके बाद हम 4th नंबर देखते हैं जाके। 4th नंबर पे अब हमने जैसे लिखा, इसका आंसर तुम लोग देना। अमोनिया, चलो मैं इसमें दोनों में देखता हूँ, कंपेयर करता हूँ। मुझे मालूम है सब आंसर दे देंगे अमोनिया इज मोर बेसिक देन वाटर, क्योंकि मालूम है वाटर न्यूट्रल होता है, अमोनिया बेसिक होता है। लेकिन अमोनिया अधिक बेसिक क्यों है? इसको समझाएगा कौन? भाई आंसर तो मैंने बता दिया कि अमोनिया इज मोर बेसिक देन वाटर, बेसिक स्ट्रेंथ। लेकिन ऐसा क्यों होगा? क्या ये सही है? तो क्यों सही होगा? कौन एक्सप्लेन करेगा? कौन? आकृति तुम? बनाओ। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है और नाइट्रोजन की कम है, जिसकी वजह से क्या होगा कि नाइट्रोजन के लोन पेयर आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, जबकि वाटर के जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के, वो आसानी से लोन पेयर डोनेट नहीं होंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट ये भी लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, ठीक है ना। चलिए 5th नंबर।
इन तीन को आपको बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक, अब देखो ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यानी वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट, साइज वाला कॉन्सेप्ट, परसेंटेजेस कैरेक्टर, ये सारे यहाँ पे फेल हो गए, कुछ मतलब नहीं। ठीक, इस नाइट्रोजन के बगल में 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तीनों हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन और एक क्या लगा हुआ है, आर ग्रुप। इस आर को हम लोग प्लस आई ग्रुप कंसीडर करेंगे जाके। तो अब जैसे ही प्लस आई आया, हम समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इसकी अधिक हो गई होगी जाके। ठीक, लेकिन मैं आगे चला तो मुझे फिर कार्बन मिला जाके। अब इस कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन है, तो हम इसको भी अगर हम प्लस आई मान लें, मान ही लेते हैं, लेकिन हमें तो ऑर्डर में अरेंज करना है, तो कैसे निकाला जाए? किसका देख लिया जाए? इसका वाले का, इस वाले का देखिए अगर हम परसेंटेज एस करेक्टर, तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा जाके, sp3, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा जाके, sp2। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो गई, अधिक, तो इसकी क्या हो गई जाके, कम। और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक हो रही, ध्यान समझना, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक हो रही है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाने की टेंडेंसी एज कम्पेयर टू इससे इसमें अधिक होगी जाके। तो ये क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, डोनेट कर रहा होगा, और यहाँ तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो अगर मैं इसको A ले लूँ और इसको B ले लूँ और इसको क्या ले लूँ, C ले लूँ जाके, ठीक है ना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा जाके, B सबसे अधिक हो जाएगा, उसके बाद C का नंबर आएगा और उसके बाद A का नंबर आएगा। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल्स लिखा, इसमें एक चीज़ और अभी आ जाएगी इन्वॉल्व, जो इसमें थोड़ा सा और चेंज करते। देखो इसमें आ रही है रेजोनेंस, ये रेजोनेंस जब आएगी तो आंसर कुछ अलग आएगा, ठीक है ना। तो इसको अभी रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको, ये यहाँ से ऐसे करता हूँ, ठीक है ना। ठीक, अब देखो मेरे पास यहाँ पे ये कार्बन sp3 है, अगर मैं इस कार्बन की बात करूँगा तो ये भी मुझे sp3 मिलेगा, मैं इस कार्बन की बात करूँगा तो ये मुझे sp3 मिलेगा, लेकिन इस कार्बन की बात करूँगा तो मुझे sp2 मिलेगा। वो ऐसा क्यों हटाया एग्जाम्पल, क्योंकि अब जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, और लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन हो जाने से और भी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो वो कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं था, तो अब इसको बारे में देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या लगेगा, परसेंटेजेस कैरेक्टर, तो यहाँ पर आंसर अब तुम्हारे पास क्या आ जाएगा जाके, इसमें ये वाला समझ में आ गया ना। अब हम वो वाला मैंने केस इसलिए हटाया क्योंकि उस पर रेजोनेंस हो रहा था। रेजोनेंस क्या होता है, ये जैसे ही खत्म होगा रेजोनेंस पे आएंगे तब हम समझ जाएंगे। तो मेरे पास सबसे अधिक बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, बी की, उसके बाद नंबर किसका आ गया, सी का, उसके बाद नंबर किसका आ गया, ए का। ये क्या हो गया मेरे पास, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया जाके। नोट कर लीजिए, फिर इसको हटाते हैं। कौन वाले का, इसी वाले का। देखो क्या है, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों sp3 हैं, कौन, तुम ना, और ये कार्बन भी sp3 है, ठीक है, लेकिन ये कार्बन कैसा है, sp2, और ये कार्बन कैसा है, sp3। इसको और इसको आप कंपेयर करो तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, और अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन जा कहाँ से रहे होंगे, नाइट्रोजन से मूव कर रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे कि नहीं होंगे, तो एज कंपेयर टू इसमें इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम हो गई, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, जिसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इससे कम हो जाती है। तो अब इसका प्लस आई ग्रुप भी तो इफेक्ट शो कर रहा है, कार्बन की चैन भी तो लगी हुई है। ये इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं है कि नाइट्रोजन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, हम तो इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। हमने फ्लोरीन कौन लगा रखा है कि जो नाइट्रोजन की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा जाके, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को पुल कर रहा है, ठीक है ना। नोट करें इसको, कर लिया नोट सबने, हाँ।
साइज बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी एनायन की या कैटायन की, क्योंकि चार्ज का डिस्पर्जन होने लग जाता है। फ्लोरीन पे स्टेबिलिटी कम है। फ्लोरीन की स्टेबिलिटी कम है क्यों? क्योंकि इस पर चार्ज अधिक है। चार्ज अधिक क्यों है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं, क्योंकि तुम आयोडीन के साथ कंपेयर कर रहे हो ना। तो जब आयोडीन की, देखो हमें पहले देखना है कि वो एलिमेंट हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं। जिन दो के बीच में कंपेयर हो रहा हो, अगर उनका पीरियड सेम आ रहा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से निकालोगे आंसर। जिन दो के बीच में कंपेयर हो रहा है वो दोनों ग्रुप के आ रहे हैं तो साइज से करना है। फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया जाता है, वहाँ डोमिनेट कर जाता है ये इफेक्ट, साइज वाला इफेक्ट डोमिनेट करता है ओवर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। लेकिन जब साइज सेम होता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से आंसर आता है जाके, ठीक है ना। अगर केवल मेरे पास अब तुमसे ये कहता कि फ्लोरीन और क्लोरीन में आपको देखना है, और तुमसे ये कहे HO- और फ्लोरीन में चेक करना है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग लगेगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग लगेगा। आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, ये देखो आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो। यहाँ पे फ्लोरीन का क्लोरीन के साथ कंपेरिजन है, तो यहाँ पर इसका साइज मैटर कर रहा है। इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है जाके, ठीक है ना, क्योंकि सेम सेल के हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है तो नेगेटिव चार्ज कम होगा, तो स्टेबिलिटी इसकी अधिक होगी। जबकि यहाँ पर देखेंगे जाके, अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो इसकी कम, इसकी अधिक, तो इसको होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि साइज है तो इसका अधिक होगा जाके। इसका साइज अधिक है यहाँ पे, हाँ। तुम कंफ्यूज हो गई हो। मैं पूरा लिख दे रहा हूँ अभी, ये नोट कर लिया ना सबने। चलो मैं भी फिर से लिखता हूँ, अब आप बताना आपका डाउट क्या है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब बताओ इसमें क्या डाउट आ रहा है। बेसिक सबसे अधिक कौन होगा जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे अधिक होगी? बेसिक सबसे अधिक कौन होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे अधिक होगी? जब हम चार्ज के कम और अधिक होने की बात करते हैं, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था जब स्टार्टिंग किया था, तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले आप जो आयन दिए गए हैं उन आयन में ये चेक करना गिवन आयन पीरियड को बिलोंग करते हैं या ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ये सारे के सारे आयन किस में आ रहे हैं जाके? ग्रुप में आ रहे हैं। जब ग्रुप की बात चलेगी तब हम केवल साइज पर फोकस करेंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था बैलून वाला कि अगर हम उसमें बढ़ाते चले जा रहे हैं हवा, तो उसका क्या हो रहा है, जो उसका कलर है वो फेड करता जा रहा है, कम होता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता चला। उसको हम लोग क्या कहते हैं कि कलर कहीं उड़ तो गया नहीं, फैल गया, उसी को हमने क्या, डिस्पर्जन हो गया। आपका एक नेगेटिव चार्ज है, वो ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज इतना बड़ा साइज, ये साइज हो गया, ब्रोमीन का साइज और बढ़ गया, आयोडीन का साइज और बढ़ गया। कहां पे अधिक डिस्पर्जन होगा? यहां पे चार्ज तो 1 यूनिट का है ना, लेकिन इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है। चार्ज तो 1 यूनिट का इस पे फैला हुआ है, तो मुझे बताओ चार्ज की इफेक्टिवनेस कहां अधिक दिख रही होगी? इस वाले पे। इस पे क्या दिख रही होगी? कम। तो ये इस पे नेगेटिव चार्ज कम है, जो जिस पे चार्ज कम होता है उसकी स्टेबिलिटी अधिक। तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना है तो मेरे पास क्या होगा? ये होगा कि नहीं होगा? ये किसका ऑर्डर होगा? लेकिन हमसे तो बेसिक स्ट्रेंथ का पूछा गया ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट तो अलग है। वो ये क्या कहते हैं कि जिस पे चार्ज अधिक वो अधिक बेसिक। तो मुझे बताओ चार्ज किस पे अधिक? भाई चार्ज कम हुआ ना तभी तो स्टेबल हुआ, तो चार्ज अधिक इस पे नहीं हुआ क्या? उल्टा भी, इतना तो कॉमन सेंस लगाएंगे हम लोग। तो अब मेरे पास क्या हुआ कि कौन अधिक हुआ? बेसिक। ये ऑर्डर किसका हो गया? बेसिक स्ट्रेंथ का। चीजें अलग अलग हैं। जब हमसे जो चीज का ऑर्डर पूछा जाए आप उसी कॉन्सेप्ट को साथ रखिएगा, नहीं तो मिस मैच मत करिएगा। आपसे स्टेबिलिटी पूछी जा रही है तो आपको ध्यान में ये रखना है कि चार्ज मेरा कम होना चाहिए। आपसे बेसिक स्ट्रेंथ पूछी जा रही तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए
कि बेसिक स्ट्रेंथ यानी चार्ज अधिक होना चाहिए। अब वो कैसे अधिक है वो आप निकालो आंसर, कैसे निकाला जाए, इसको कैसे कोरिलेट किया जाए, ये आपका भी काम है, क्योंकि आपने इतना पढ़ रखा हुआ, आप आइडिया लगाइए। अगर इसका ये स्टेबल अधिक है, इसका मतलब हम समझ रहे हैं इस पे चार्ज कम है, अगर इस पे चार्ज कम है तो इस पे अधिक है, इस पे अधिक है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ अधिक होगी, खत्म हो गई। एनायन की स्टेबिलिटी और उसी एनायन की बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑर्डर उल्टा आएगा जाके। हर जगह ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा देंगे, हम बता दें, ठीक है ना। मेरी बात समझ आ गई? इसको लिखना नहीं है तो तुम लोग समझ ही चुके थे। हाँ, देना कम चाहेगा, ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन यहाँ पे बात है कि वो H+ लेना चाहता है कि नहीं चाहता है। न्यूक्लियस का ऐसे भी देखो यहाँ पर ऐसे भी समझो कि ये जो हमारे पास है न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉनों पे है। जब बॉन्ड बनेगा इसका H के साथ तो इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत अधिक होंगे, तो ये बॉन्ड हमेशा वीक बनते हैं जाके, तो H+ तो लेगा नहीं। वो लगता है हर चीज़ें, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी समझ से अलग हो जाती हैं जाके, तो ये एक्चुअली में कॉन्सेप्ट ये वाला हो जाता है। तो H+ लिया, बॉन्ड किस, मैंने क्या कहा, फाइनली आंसर किससे आना है कि मेरा बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड कितना स्टेबल है। ये तो वीक होता है, Hi का बॉन्ड सबसे पहले टूटता है, फिर HF का, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो डाटा बेस्ड है कि Hi सबसे पहले टूटता है, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि H और I के जो बॉन्ड है वीक है, यानी उनकी बनने की प्रोबेबिलिटी HF के कंपेयर में कम है, तो हमारा बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वीक ही होगा जाके। समझ में आ गई? अब वो उतना समझोगे तो यार तुम बड़े कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए हम लोग सीधा इससे आंसर लगवा देते हैं। आंसर आपका वही आएगा। जब ये कंपेयर करने में प्रॉब्लम आएगी, अभी आने जा रही है, तब फिर हम लोग वाला कॉन्सेप्ट भी लेके चलेंगे। फाइनली आंसर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड से लेंगे जाके, ठीक। चले हटाएं इसको। अब कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, डाउट रखना भी नहीं, इसमें फुल कॉन्फिडेंस रहना, इस पर सही आंसर है बिल्कुल। कुछ भी बुक लगाओगे तुम्हारा कोई गड़बड़ नहीं होगा जाके। अब देखो फिलहाल जो हम लोग पढ़ रहे थे उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। कौन सा नंबर चल रहा था? 6 नंबर चल रहा था। ठीक है ना। ये अमोनिया है, इसको हम लोग जानते हो क्या कहते हैं, 1 डिग्री एमीन, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, 2 डिग्री एमीन, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, 3 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन एंड 3 डिग्री एमीन, ये हमारे पास एमीन का क्लासिफिकेशन होगा। इन चारों को हमें बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। इन चारों को हमें बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। अब आप देखेंगे ये नाइट्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप का नेचर आप क्या लेके चलेंगे, +I। यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, ये भी +I है और ये भी +I है। यहाँ पे अगर देखेंगे जाके तो ये +I है, ये +I है और ये +I है, यानी 3 तरफ से +I ग्रुप लग रहे हैं। और अगर +I ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, तो इस नाइट्रोजन पे धीरे धीरे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है, और जितनी अधिक होती जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी अधिक हो जाएगी। यानी मेरे पास ऑर्डर जो आएगा वो क्या आएगा जाके, 3 डिग्री एमीन, फिर हमारे पास क्या होगा 2 डिग्री एमीन, फिर क्या होगा मेरे पास 1 डिग्री एमीन, फिर उसके बाद क्या होगा मेरे पास अमोनिया। ये एक हमने ऑर्डर लिखा किसके लिए, एमीन के लिए लिखा। ये जो ऑर्डर लिखा ये यहाँ पे लिखा हुआ है गैस फेज में। किस में लिखा गया ये ऑर्डर, गैस फेज में। या हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास कैसा है सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट।
अगर ये सभी नॉन पोलर सॉल्वेंट में प्रेजेंट हों या गैसियस स्टेट पर प्रेजेंट हों, तो मेरे पास इन चारों का जो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ होगा उसमें टर्सरी अमीन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमीन देन प्राइमरी अमीन देन अमोनिया। ये मेरे पास ऑर्डर आता है जाके। ठीक, नोट कर लो, फिर आगे चलो। कुछ पूछना है? कर लिया नोट सब लोगों ने? हटा दी इसको हम। बेसिक स्ट्रेंथ एक्वस सॉल्यूशन या पोलर सॉल्वेंट, तुमसे यहाँ पे मेंशन करते हैं, और जब मेंशन ना भी करें तो भी आप यही वाला आंसर लगाएंगे। ठीक है ना? जब इसमें देखा गया तो 2 डिग्री अमीन इज मोर बेसिक व्हेन प्राइमरी एंड देन अमोनिया। अब यहाँ तो सारे कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गए। आपसे ये मेंशन ना करें और आपको ये दिया जाए, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ देंगे, आंसर ये टिक करेंगे 213। जब तक वो मेंशन ना करें गैसियस फेज या नॉन पोलर सॉल्वेंट, तब तक आप गलती से भी आंसर 3 डिग्री अमीन को अधिक बेसिक में नहीं लिखेंगे। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेट कर रहा है, वो इसी को पूछना ही चाहता है। वो ठीक है, आप इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि आपने तो मेंशन नहीं किया, तो मैं तो उसको भी सही मानूंगा, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन हम नहीं भी आंसर देते तब भी, मतलब नहीं भी यहाँ पे मेंशन है तो भी आप यही करेंगे, और ये मेंशन है तो फिर आपको लिखना ही है। तो आंसर आपका ये है। अब ये क्यों है इसके बाद में बताते, पहले इसको कॉपी करो, तो इसको हटाएं यहाँ से। कर लिया? यही नोट करना था बस, वो तो सब है ही ऊपर। ये नोट कर लिया सब लोगों ने? अब देखो ऐसा क्यों होता है। अमोनिया, अगर एक्वस सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं तो ये H+ लेगा, और H+ लेके क्या बनाएगा? अमोनियम आयन। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? एक H+ एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या बनाएगा? ये भी यही बनाएगा। इसकी बात करें ठीक है ना? ये सभी ने H+ एक्सेप्ट करके अपने क्या बना लिए हैं? कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या बना लिए? कॉन्जुगेट एसिड बन गए। अब ये सारे कॉन्जुगेट एसिड कहाँ प्रेजेंट हैं? पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट यानी कि वाटर में प्रेजेंट है। पोलर सॉल्वेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? वाटर, यानी सभी वाटर में प्रेजेंट है। आप लोग को याद होगा
कि वाटर यानी एक टर्म आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ हो सकती है? कितने लोग इसका आंसर दे सकते हैं? हाथ खड़े करें। कितने लोग इसका आंसर दे सकते हैं? नहीं, हाथ खड़े करने वाला हाथ खड़े होता है, ये नहीं हाथ खड़ा होता, हाथ ये खड़ा होता है। उसमें क्या शर्माना, मतलब आंसर आ रहा है तब भी तुम शर्मा रहे हो। 1 2 3, बाकी कोई नहीं देगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ किन किन जगह हो सकती है, नहीं बता सकते। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन। तुम ये बताओ कैसे, एग्जाम्पल तो तभी बताओगी ना जब तुम्हें पता होगा कि हाँ यहाँ बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। HF में होती है और H2O में होती है और अमोनिया में होती कि नहीं होती है? HCl में होती नहीं होती है? अब यही है, तुम्हें पता नहीं तो तुम्हें 2 याद हैं। कहाँ कहाँ होती है? तुम बताओ कौन कौन से? क्लोरीन, नहीं वो तो स्ट्रेंथ कम हो गई, तो HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? अब कोई कह रहा है नहीं होगी, कौन कह रहा है? आवाज़ आ रही कहीं से, तुम कह रहे नहीं होगे। कौन कौन? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। फ़ोन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। फ़ोन में कौन आ गया? FON। क्लोरीन के साथ रेयर होती है, वो सर्टेन कंडीशंस में होती है, लेकिन अगर यही पूछा जाए HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो आपके पास आंसर होगा नो। तो क्लोरीन फ्रिक्वेंटली नहीं है, जबकि HF के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आप कहेंगे यस। इसीलिए HF जो होता है डाइप्रोटिक होता है। खैर चलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पता होनी चाहिए। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी कम है। नाइट्रोजन के साथ क्यों हो जाती है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। वैल्यू दोनों की सेम है, ये भी तो तुम्हें पूछना चाहिए था। वैल्यू तो सर दोनों की सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। पोलिंग स्केल में नाइट्रोजन की वैल्यू और क्लोरीन की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आती है, 3.25 3.25। लेकिन नाइट्रोजन का साइज छोटा है और क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी जाके। अब जिन्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आती है उनके लिए ये चीज़ समझना थोड़ा टफ हो जाएगा कि अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। पहले ये पता होना चाहिए, आपने तो बना दी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सीधा मतलब है, देखो ये तो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है बेटा। फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, हम 3 ही याद करते हैं। क्लोरीन के साथ रेयर केसेस है जहां होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, केवल वो एग्जाम्पल याद किए जाते हैं, CCl3 CHOH का होल ट्वाइस। या कहीं ऐसे आइसोमर्स हैं जहां बोट लाइक स्ट्रक्चर या बहुत छोटे छोटे, मतलब डिस्टेंस बहुत कम है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, बाकी रेयर जनरली नहीं बनता है। तो वो सब डिटेल डिस्कशन तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता है। तो मैं तुम लोग को सिर्फ इतना बता दे रहा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिनको बिल्कुल नहीं आ रही होगी, तो फ्लोरीन के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, ये कोवलेंट बॉन्ड है बेटा। और इनके बगल में कहीं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दिख जाते हैं, तो थोड़ा बहुत तुम्हें पता होगा जाके कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक, तो इस पे हम लोग क्या लिखते हैं? डेल नेगेटिव। और इस पे क्या लिखते हैं? डेल पॉजिटिव। इस पे क्या लिखेंगे? डेल नेगेटिव। और इस पे क्या लिखेंगे? डेल पॉजिटिव। इस पे क्या लिखेंगे? डेल नेगेटिव। और इस पे क्या लिखेंगे? डेल पॉजिटिव। और यहाँ ये भी किसी के साथ जुड़े होंगे जाके, तो इन पे भी क्या आने वाला? डेल नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा, तो ये जुड़ने लग जाएंगे जाके, ये जुड़ने लग जाएंगे इसके साथ जाके। जब इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन इन एलिमेंट के साथ जुड़ने लग जाते हैं, बने हुए बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। केवल हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन को ही होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हो? इनके साथ जुड़ा हो। बगल में कौन आ रहे हो? ये आ रहे हो, फिर यही आ रहे हैं, तो ये इनके साथ जुड़े, ये इनके साथ जुड़े, ये इनके साथ जुड़े, किसी के साथ जुड़ा हो? ये इनके साथ जुड़े, 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 ये इनके साथ जुड़े। हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा डॉटेड लाइन से बताए जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कभी भी सिंगल लाइन नहीं, डॉटेड लाइन। अगर ऐसा बना हुआ है इसका मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो हमें हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। कब बनते हैं समझ में आ गया? मैंने क्या ले रखा है? वाटर ले रखा है। मैंने क्या ले रखा है? वाटर ले रखा हुआ है। ये वाटर हो गया हमारे पास।
ये सब वाटर में पड़े हुए हैं। तो वाटर में अगर हैं तो ये डेल नेगेटिव होगा कि नहीं, ये डेल पॉजिटिव होगा, ये डेल नेगेटिव होगा, तो ये क्या होगा, डेल पॉजिटिव होगा। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसके पास क्या होगा भैया, डेल पॉजिटिव, इसके पास क्या होगा, डेल पॉजिटिव, इसके पास क्या होगा, डेल पॉजिटिव, इसके पास क्या होगा, डेल पॉजिटिव। ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते कि नहीं बना सकते, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते कि नहीं बना सकते, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते कि नहीं बना सकते, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते कि नहीं बना सकते। दुनिया का जब भी कोई बॉन्ड बनता है, दुनिया का जब भी कोई बॉन्ड बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी, और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और अगर स्टेबिलिटी बढ़ गई, यही हमारा मतलब है। हमने क्या पढ़ा कि हमारे बने हुए कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी जितनी अधिक जिसका है वो उतना बेसिक। तो हमें स्टेबिलिटी पे फोकस करना है ना। तो स्टेबिलिटी कब बढ़ती है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। नए नए बॉन्ड के बनने से एनर्जी रिलीज होती है, और अगर अधिक बनेंगे तो अधिक एनर्जी रिलीज हो जाएगी जाके। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे बताओ ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ऐसे लिख लो, 4 बना रहा है। अब मैं इसकी बात करूं, तीन बनाएगा। मैं इसकी बात करूं, एक बना। यहां पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पर 1। सबसे अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसके पास है, तो सबसे स्टेबल तो ये हुआ, इसका मतलब सबसे बेसिक ये हुआ। आंसर तो तब भी नहीं आ रहा है ना। सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्ड इसके पास है, ये भी नहीं बन रहा है। तो अब यहां पर जो ऑर्डर आया है वहां पे दोनों ठीक है। हमारे पास ये जब H+ एक्सेप्ट कर लेगा ना, तब तो इसकी स्टेबिलिटी की बात करोगे। मेरे पास 4 रखे हुए थे, H+ सबसे पहले किसके पास जाएगा, इनके पास, फिर इनके पास, फिर इनके पास, इनके पास। बनने के बाद स्टेबल सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना रहा है, ये, और ये सबसे कम बना रहा है। तो दोनों इफेक्ट को देखा जाता है तो क्या देखा जाता है कि इसके पास +I इफेक्ट भी अधिक है, ये इलेक्ट्रॉन H+ को आसानी से एक्सेप्ट भी कर लेगा। उसके एक्सेप्ट करने के बाद वो जब अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा तो भी स्टेबल हो रहा होगा। यानी यहां पर दोनों इफेक्ट काम कर रहे हैं। इसलिए जब पोलर सॉल्वेंट की बात आती है तो सेकेंडरी अमीन मोर बेसिक देन प्राइमरी अमीन देन टर्सरी अमीन देन अमोनिया। केवल एक इफेक्ट से यहां पर आंसर नहीं आ रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? सबसे अधिक एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चंस है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है, रीजन भी पूछा जा सकता है। कभी कभी वो कह देते हैं ये होता है, क्यों होता है, एक ये रीजन है। दूसरा भी एक रीजन कहा जाता है, मैं इसके बाद उसको भी बता देता हूं। लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इसका ये होता है। लेकिन दूसरा भी रीजन ऐसा नहीं है, रीजन है तो कुछ ना कुछ होगा उसका लॉजिक, तो वो भी एक होता है, वो उसको भी बताते हैं। अब बोर्ड पे नहीं है, पहले इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। ये 432 क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे बाकी लोग समझ रहे हैं ना, बाकी लोग मतलब बाकी लोग सभी हाँ ना में तो आंसर बोले। नहीं आ रहा है? तुम्हें आ रहा है? और तुम लोग को नहीं, भगवान ने मुंह दिया है बोलने के लिए, आप गर्दन ही ना हिलाएं, है ना, मतलब बोल भी सकते हैं। कर लिया सभी लोगों ने नोट? तुमने कर लिया? तुम यार हमसे आगे चलते हो, क्या बात है। हटा दे इसको। मास्क लगाना बहुत आवश्यक है, मालूम है? मतलब कार्रवाई होगी उस पर जो मास्क नहीं लगाएगा।
अब तुम कहोगे आप क्यों नहीं लगाए, हमें क्या, हम लगाएंगे, तुम ही नहीं समझ पाओगे सर बोले क्या है। आधे वोट मेरे कम बोले, आधा निकला आवाज, आधी गायब। अब तुम सामने बैठे तो कम से कम दूर रहो हमसे, है नहीं कुछ, हमें परेशान ना होना। फिर भी जिस तरह से बढ़ रहा है तो थोड़ा सा आप प्रिकॉशन लेके चलें। सभी लोग अगल बगल जो भी बैठे मास्क लगा के बैठे, है ना। मास्क जब लगाया जाता है तो नाक और मुंह बंद रहने चाहिए। मतलब मास्क ये नहीं कि सिर्फ ठुड्डी पे लगा दिया गया हो। हटा दे भैया, अब तो हो गया होगा सबका ना कॉपी। अब देखो दूसरा रीजन, वो फर्स्ट रीजन था, ये इसका सेकेंड रीजन है। क्या कहते हैं कि जैसे मेरे पास नाइट्रोजन की मैं बात करूं तो नाइट्रोजन में क्या है, ये लगा हुआ है कार्बन, ये लगा है हाइड्रोजन, ये लगा है कार्बन। इस कार्बन के क्या है, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हैं, इसके भी क्या है, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हैं, और ये सभी टेट्राहेड्रल होंगे, चारों तरफ से फैले होंगे। मैं यहाँ अगर बात करता हूँ तो मेरे पास ये H+ है, ये नाइट्रोजन है, इसके 3 बॉन्ड मिथाइल ग्रुप से लगे हुए हैं, 3 बॉन्ड मिथाइल ग्रुप से लगे हैं। ये कार्बन जो है टेट्राहेड्रल है, यानी इसके जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड होंगे वो फैल गए होंगे, इसकी चारों तरफ फैल गए होंगे, इसके चारों तरफ फैल गए होंगे। यहाँ पे 2 तरफ से मिथाइल ग्रुप, एक तरफ से हाइड्रोजन। मेरे पास केवल एक H+ है। अब ये दोनों ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, यहाँ पे 3 बढ़ रहे हैं, यहाँ बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर इससे कंपेयर में कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी कि ये H+ इसकी तरफ भाग रहे थे, ये बड़ी तेजी से इसकी तरफ भागे क्योंकि इन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अधिक थी, ये बहुत तेजी से अपनी तरफ भाग रहे थे, लेकिन इन्होंने चारों तरफ से अपना क्या लगा रखा था, एक कवर्ड कर रखा था अपने आप को। अब ये जब इनकी तरफ भागे, ये तो इनके साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं, इन्होंने इसको चारों तरफ से घेर रखा हुआ है इस नाइट्रोजन को, तो क्या ये H+ इसके साथ बॉन्ड बना पाएगा क्या? अगर H+ जुड़ेगा नहीं तो तुम क्या इसको बेसिक कहोगे क्या? और एज कंपेयर टू उससे पहले ये जुड़ जाता है जाके, तो H+ कहां जाएगा पहले? यहां पे जा सकता था, यहां पे जाना भी चाहता था, लेकिन क्या कर रखा था इसने, गेट पे चारों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा रखे थे। दिस इफेक्ट इज नोन एज स्टेरिक हिंड्रेंस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। बड़े बड़े ग्रुप के कारण कोई इफेक्ट चेंज हो जाता है, उन बड़े बड़े ग्रुप के इस चेंज करने वाले इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, टर्म देते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये क्या हो गया, सेकंड रीजन होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस टर्सरी अमीन इज लेस बेसिक देन सेकेंडरी अमीन। किसकी वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस से। कौन अधिक बेसिक होगा, सेकेंडरी अमीन। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, अब बताओ ना, क्या है जो तुम्हें समझ में आए बताओ, बोलो उल्टा सीधा। अरे सामने लिखा है यार, इतना देखो बड़ा बड़ा, बोलो क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस। उससे पूछें, वो कह रहा हम बताएंगे, तुम बताओ। अरे यार मुस्कुरा रहे, मुस्कुराना कौन होता है स्टेरिक हिंड्रेंस? स्टेरिक हिंड्रेंस बताना पड़ता है, तुम ऐसे मुस्कुराओगे हम कैसे स्टेरिक समझ पाएंगे। कोई गर्दन हिलाता है, कोई मुस्कुरा देता है। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बड़े बड़े ग्रुप के कारण नाइट्रोजन का मतलब हाइड्रोजन का अप्रोच ना कर पाना, दिस इफेक्ट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब समझ आ रहा है ना, आगे इन्हीं टर्म को हम लोग आगे और भी यूज करेंगे, कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। बाहर ऐसे लोग खड़े हो जाते, देखने लगते, जैसे लगता है हम लोग जैसे नहीं चिड़ियाघर में बैठे हों, बाहर से देख रहे, झाँक रहे, अरे भाई पढ़ रहे हैं हम भी, तुम भी पढ़ने आए थे, हम भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और क्या है।
बेटा नोट कर लो, कर लिया, नोट करते रहो जाके। हमारे पास तो खाली टाइम तो टहल रहे हैं, तुम बतिया रहे हैं, तुम्हें काम दे दिया है, तुम नोट करो। गैसियस स्टेट में और पोलर सॉल्वेंट में या लिक्विड स्टेट में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। गैसियस स्टेट में क्या होता है बेटा, स्पेस बहुत अधिक होता है। गैसियस स्टेट में हम लोग क्या समझते हैं, मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, स्पेस बहुत अधिक होता है, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस का जो कॉज है वो काम नहीं कर पाता। पोलर सॉल्वेंट लिक्विड में आ गया तो पास पास आ गए, तो पहले से उसने कवर रखा था, थोड़ा बहुत अप्रोच थी, तुमने पोलर सॉल्वेंट लगा और पास पास कर दिया, उसने अप्रोच बंद कर दिया, बस ये रीजन हो जाता है। ठीक है ना, चलो भैया फटाक से नोट कर लो। बेसिक स्ट्रेंथ के अभी तक इस इफेक्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे वो मैंने बता दिए। अब आगे आने वाले हैं रेजोनेंस से, वो हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं, तो अब हम लोग किसकी तरफ जाएंगे, जाके रेजोनेंस क्या होता है, फिर उसका देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। इसको आप फटाफट नोट करिए, हरी डालते हैं रेजोनेंस। थ्री टू वन है। हाँ, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट भी तो कम है, पता है ना, कई सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है ना, हटा दे इसको। रेजोनेंस के बेसिक पॉइंट क्या हैं, पहले उनको लिख लेते हैं, फिर उसको समझते हैं। ठीक है ना, अच्छा ये जैसे ये रेजोनेंस आया, मेन बात आती है कि रेजोनेंस आया कैसे, मतलब ये क्या है, क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इसका देखो हम बताया था मैंने तरीका। जैसे हमने ये स्ट्रक्चर किसका है, बेंजीन का, अरे साइक्लोहेक्सेन है, अभी कहाँ बेंजीन बनी है, अब अभी कहाँ बनी है यार, अब बनी बेंजीन। 3 बॉन्ड तो देखो, मतलब कहीं भी बेंजीन देखा जहाँ साइक्लोहेक्सेन, ये बेंजीन है। अच्छा, बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा नहीं कि यही बॉन्ड की पोजीशन हो सकती है, हमसे ये बताया जाता है जहाँ एक बार लिख दो उसके बाद अल्टरनेट पोजीशन पे लिखते चले जाओ, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऐसा क्यों होता है बेंजीन में कि बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है। ठीक है ना, एक चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ आती जो जैसे कैसे आया, लोगों के मन में कैसे ये कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया वो देखें। अगर हम बात करें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बॉन्ड लेंथ की। कार्बन कार्बन सिंगल की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, याद होनी चाहिए यार, 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.34 या 33 एंगस्ट्रॉम, 1.21 एंगस्ट्रॉम, ये कार्बन कार्बन की होती है। अच्छा देखा जाए तो बेंजीन में ये बॉन्ड कैसा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये कैसा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कितनी हो गई, 1.34, सिंगल बॉन्ड है तो कितना हो गया, 1.54 एंगस्ट्रॉम। समझ रहे हो ना, ये कितना हो गया 1.34 और ये कितना हो गया 1.21। लेकिन जब चेक किया गया तो बॉन्ड लेंथ क्या आती है, इसकी बॉन्ड लेंथ आती है 1.39 एंगस्ट्रॉम, ये आती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। पहली बात तो हमें ये मालूम है 3 पाई बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में होते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं कि 3 पाई बॉन्ड होने के बाद भी हर कार्बन की बॉन्ड लेंथ सेम, ये कैसे हो सकता है, दोनों चीज़ें भाई 3, ये तो 6 पाई बॉन्ड होते हैं तो मेरी बात ही समाप्त हो जाती कि सबकी सेम हो गई जाके। तो 3 पाई बॉन्ड है तो 3 ही जगह तो हो सकते हैं, यही तो पोजीशन हो सकती है, या तो यहाँ पर होंगे या तो यहाँ पर होंगे, तो बॉन्ड लेंथ कैसे चेंज हो रही है। होता क्या है कि अब अगर हम इसके मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन की बात जाते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को
ऑर्बिटल्स के बारे में अभी उतना नॉलेज ना हो, ठीक है ना। जैसे हमारे पास s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल्स हैं, d ऑर्बिटल्स और f ऑर्बिटल्स हैं। s स्फेरिकल होती है, p डम्बल शेप्ड होती है, d डबल डम्बल शेप्ड। पाई बॉन्ड जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग से या लेटरल ओवरलैपिंग, उसी को कहते हैं। एस ऑर्बिटल में हो सकते हैं क्या? हो सकते कि नहीं? अब यही है कि कुछ के सर हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, बाकी लोगों के लिए कभी कभी चीज़ें बिल्कुल अननोन सी हो जाती हैं। रेजोनेंस में बस यही होता है कि जब हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाते जाके, तो कभी कभी जैसे नहीं पता पी ऑर्बिटल का बॉन्ड, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम ध्यान दें तुम लोग, तो पी की मैं बात करूंगा, बाकी की छोड़ देता हूँ। पी ए होती है हमारे पास, डम्बल शेप्ड होती है, और पी सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। एक को हम लोग क्या लिखते हैं? पी एक्स, एक को क्या लिखते हैं? पी वाई, और एक को क्या लिखते हैं? पी जेड। ये एक्स वाई जेड क्या होती हैं? एक्सिस होती हैं। डम्बल शेप्ड का मतलब ये मान लें हम ऐसा होगा, ये अगर मेरी एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर होगी एक ऑर्बिटल, वाई एक्सिस पे यहाँ पर होगी, जेड एक्सिस पे ऐसे होगा। यही तो हुआ। जब बॉन्ड बन रहा होता है तो एक ये हमारे पास एटम है, उसकी ये ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दूसरी ऑर्बिटल्स है, ये हैं, ये दोनों आपस में क्या हुआ? ओवरलैपिंग किए, बॉन्ड बन गया। जब आमने सामने से ओवरलैपिंग हो रही होती है, इस तरह से बने हुए बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ऑर्बिटल एक दूसरे के कहाँ पर हैं? ये x है, ये y है, ये z है। क्या ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं एक्सिस, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर मेरी एक ऑर्बिटल यहाँ पर है तो दूसरी ऑर्बिटल ऐसी रही होगी जाके, और तीसरी ऑर्बिटल ऐसी रही होगी जाके, सब एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं। अगर हमने बॉन्ड इस तरह से बना लिया तो इस वाली की ऑर्बिटल यहाँ पे पड़ी होगी, इस वाली की यहाँ पड़ी होगी, ऐसी इसकी पड़ी होगी और ऐसी इसकी पड़ी होगी। क्या ये दोनों ऑर्बिटल आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर पाएंगे? अगर मैं इनकी ओवरलैपिंग कराऊंगा तो ये टूट जाएगा, मैं इनकी ओवरलैपिंग कराऊंगा तो ये वाला टूट जाएगा। यानी ओवरलैपिंग क्या हो गया? एक बार अगर मैंने ऐसे ओवरलैपिंग कर दी तो अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं परपेंडिकुलर वाली, क्या ये आमने सामने इस तरह से ओवरलैपिंग कर पाएंगे? क्योंकि यहां तो बॉन्ड बन गया है। अब क्या होगा? ये पास पास में आएंगे, यानी इस तरह से कैसे बॉन्ड बनाएंगे? ये इस तरह से बॉन्ड जुड़ जाएंगे। इस तरह की ओवरलैपिंग को हम लोग क्या कहेंगे जाके? साइड वाइज ओवरलैपिंग कहेंगे या लेटरल ओवरलैपिंग कहेंगे, ठीक है ना। तो ये कहां पर हो सकती है? अगर ये हमारे पास एक्सिस जो है x है, तो ये वाली ऑर्बिटल कौन सी हो गई? px, तो ये कौन सी हो गई? py, ऐसी pz होगी। तो जब लेटरल ओवरलैपिंग होते हैं तो पाई बॉन्ड बनते हैं, जब लेटरल ओवरलैपिंग होते हैं तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब जरा देखो, ये पाई बॉन्ड बने ना, कार्बन ये है ना मेरा, ये सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई होगी। पाई बॉन्ड तो ऐसे बना होगा ना भैया, ये सारी पी वाई होंगी, इनके बीच में क्या हुई होगी? ओवरलैपिंग। इनके बीच में क्या हुई होगी? ओवरलैपिंग। इनके बीच में क्या हुई होगी? ओवरलैपिंग। देखो है, सारी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में यूज हो गई, पाई बॉन्ड बन गया। बन गई बेंजीन? नहीं बन गई। बनी कि नहीं बनी? इन दो एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है कि नहीं है? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है? परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, पैरेलल तो एक दूसरे कैसे होंगे? तो ये दूसरे के पैरेलल थे, इसलिए पाई बॉन्ड बन गया। अच्छा, ये और ये आपस में पाई बॉन्ड बना सकते हैं, इनमें और इनमें क्या प्रॉब्लम है? इनमें कोई कांटे तो लगे नहीं है, तो ये भी तो पाई बॉन्ड बना सकते हैं। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, सारे तो कार्बन एटम है। और ओवरलैपिंग इनके बीच में है तो इन पे क्यों नहीं है? तो होता क्या कि सब परपेंडिकुलर होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। तो अभी इनके बीच में है, फिर क्या हुआ? ये बॉन्ड टूटा, इनके बीच में बना, ये बॉन्ड टूटा, इनके बीच में बना, ये बॉन्ड टूटा, इनके बीच में बना।
तो फिर एक स्ट्रक्चर ऐसा बन गया होगा, ये वाला तो मैंने ये बना दिया, फिर ऐसा बन गया होगा, फिर टूटेगा तो ये बनेगा। यानी कि पाई बॉन्ड क्या है, अपनी पोजीशन पे फिक्स ही नहीं रह सकते, क्योंकि बिल्कुल पास पास होते हैं तो वो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और इतनी तेज प्रोसेस होता है तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअस पूरी रिंग में घूम रहे हैं। लेकिन घूमेंगे तो पैरेलल ऑर्बिटल में ना, पी वाली में। इसी फिनोमिना को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं, और इसी घूमने को हम लोग क्या दिया टर्म, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई बॉन्ड के टूट रहे हैं ना, सिग्मा तो जा नहीं रहा कहीं। अब मुझे बताओ, जब इनकी पोजीशन फिक्स नहीं, इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअस घूम रहे हैं, तो तुम ये कह सकते हो कि इनके बीच में डबल बॉन्ड होंगे या इनके बीच में होंगे? वो तो फिक्स ही नहीं है, वो तो सभी जगह दिखेंगे। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब हम इनका एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या बना देते हैं कि सभी जगह इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से दिखा देते हैं जाके। यानी ये जो दिखाया गया सर्किल, ये बता रहा है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो सभी कार्बन में कॉन्टिन्यूअस घूम रहे हैं। द फिनोमिना इज नोन एज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसी सिचुएशन में पाई बॉन्ड कहीं फिक्स नहीं रहते, और बॉन्ड लेंथ भी जो होती है वो किन्हीं भी दो कार्बन एटम की फिक्स नहीं आती है, और सभी बॉन्ड लेंथ बिल्कुल सेम हो जाते हैं। जितने भी एटम, याद रखना आगे, जितने भी एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, जिनके बीच में हो रही होगी रेजोनेंस, उन सभी की बॉन्ड लेंथ मोस्ट ऑफ द केसेस में इक्वल हो जाती है। कहीं पे थोड़ी बहुत चेंज होगी, वो आगे केसेस हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इक्वल हो जाती है। इसलिए ये डबल और सिंगल हम कह रहे हैं, एक्चुअल में दिस इज आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। ये जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, दिस इज अ रियल स्ट्रक्चर। तो रियल स्ट्रक्चर में तो कोई भी बॉन्ड कहीं दिख ही नहीं रहा है, सभी जगह दिख रहा है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी आती है, 1.39 एंगस्ट्रॉम। यही कॉन्सेप्ट दिया गया, दिस इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। आप इसको नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा, फिर आगे हम इसको लिखा देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो सब जगह, इलेक्ट्रॉन इतनी तेज कर रहे हैं, जैसे हमारे घर में एसी करंट आती है। एसी का मतलब क्या होता है, मतलब गई आई। तो तुम्हें कभी दिखता है कि लाइट कभी बंद होती है? जो इतनी तेज होता है प्रोसेस कि हमें समझ में नहीं आता है। हमारी भी देखने की एक क्या है, कैपेसिटी है, तो वही चीज़ है। हाँ, मतलब इतनी तेज होता है वो इलेक्ट्रॉन, ऐसा लगता है सब पूरे में घूम ही रहे हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट हो गया, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड हो गया, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। ट्रिपल बॉन्ड रिंग के अंदर पॉसिबल नहीं है, वो भी 6 मेंबर में। अब उसका मन नहीं होता है, क्यों बना है? अब मन का नहीं है रीज़न, मतलब अब तुम्हें जैसे मान लिया सब्जी नहीं पसंद है, तरोई नहीं पसंद है, रीज़न दीजिए, मम्मी कहे क्यों नहीं पसंद? अरे नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। हाँ,
कड़वी तरोई मीठी होती है यार, तुम क्या बात कर दी तुमने, हद है। शक्कर डाल के खाओ, देखो गुजरात में खाई जाते हैं। हाँ देखो होता है क्या है कि कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो होता है sp हाइब्रिडाइज्ड। ये कैसा होता है? sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो sp हाइब्रिडाइज्ड का मतलब होता है ये कार्बन और ये कार्बन। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है वो देखो ये है, और पाई बॉन्ड बने हैं। अब आगे जो बॉन्ड जुड़ेगा तो वो भी कैसे जुड़ेगा? जाके ऐसे जुड़ेगा, लीनियर जुड़ेगा। और अगर तुमने यहाँ पे लीनियर जोड़ने की कोशिश की तो ये 120 डिग्री पे कैसे घुमाओगे? 3 एक्सिस है ना, हाँ तो रहने दो 3 एक्सिस पे। तो 3 एक्सिस पे ये हुई, ऐसे हुई जाके, एक एक्सिस तुम्हारी ये हुई, एक ये हो गई जाके। अब जब ये एक्सिस होगी जाके तो ये जो ओवरलैपिंग का स्ट्रक्चर आता है वो लीनियर हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर से आता है, हम लोग पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन से स्ट्रक्चर। किसी का स्ट्रक्चर क्या है, यही कारण है, यही कारण होता है। ये पूछा भी जाता है तुम्हें, आगे बढ़ाया भी जाएगा। तुमने आज पूछा, अच्छी बात है कि तुमसे ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और तुमने गलती से इस कार्बन का sp लिख दिया तो तुम्हें जीरो, मतलब जीरो तो नहीं -1 मिलेगा। कार्बन जब ये होगा, अभी जब हम ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो एक्चुअल में ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो तुम बना रही हो, ये तो लीनियर है ना, तो तुम कैसे इसको मोड़ कर दोगे? ठीक है पाई बॉन्ड ऐसे से बन रहे हैं, लेकिन ये तो बॉन्ड लीनियर हो गया ना उसका जाके। तो आप 120 डिग्री पे कैसे घुमा दोगे बॉन्ड को? ऑर्बिटल तो घूमेगी नहीं जाके, ओवरलैपिंग ही पॉसिबल नहीं है। तो ये जो ऑर्बिटल है, केवल यही एक ऑर्बिटल पाई बॉन्ड है जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है, वरना हमेशा प्योर ऑर्बिटल से p बॉन्ड बनते हैं। ये एक्सेप्शन है, बेंजाइन का केस है। तो कहीं पर भी अगर 6 मेंबर एंड 7 मेंबर तक है, 7 मेंबर तक अगर हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं, वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता। 7 से आगे चलेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। कहाँ का? रोटेट नहीं करने की बात है, यहाँ पे ये बात है कि ये ऑर्बिटल ऐसी आई, अब इससे बॉन्ड जोड़ना है, तो ये ऑर्बिटल ऐसे जुड़ सकती, ऐसे नहीं जुड़ेगी। दीवार नहीं है कि यहाँ थोड़ा काट के जोड़ दो आके, वो ऑर्बिटल ऐसी ओवरलैपिंग, या तो ऐसी ओवरलैपिंग होगी, या मतलब ओवरलैपिंग आमने सामने होनी है। ऐसे घूम के कौन होगी ओवरलैपिंग? तो बॉन्ड कैसे बना होगा जाके? जो sp2 का ये तुम तो केवल p की बात कर रहे, तो ये ऑर्बिटल कहाँ गई? इसका एक ही लोब तो जुड़ा तुम्हारा, बाकी लोब कहाँ गए? इसको नोट करो, फिर बताते स्ट्रक्चर बना के। कर लिया नोट सबने वाला? कार्बन जो होता है ये हो गया, ठीक। 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे मान लिए एक्साइटेड स्टेट में, ठीक। अब बॉन्ड बनेगा। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि केवल 2 ऑर्बिटल जो हैं हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी प्योर है। तो देखो ये ऐसे गया, ये ऐसे आया, ये ऐसे गया, ये ऐसे आया, तो एक एक लोग तो आपस में बॉन्ड बना लिया। अब प्योर ऑर्बिटल बची, उन्होंने तो यहाँ पे बॉन्डिंग कर ली तुम्हारी, ठीक है, हो गया, ये बन गया। ये क्या बन गया? ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब ये ऑर्बिटल कैसे जुड़े? अब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन तो तुम जोड़ सकते हो क्योंकि ये लीनियर आ रहा था, तो ये लोब जो खुला हुआ था इसमें हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग कर ली। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है, यही तो एग्जाम में तुमने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा कि कितने बॉन्ड एक साथ लीनियर है, कितने एटम लीनियर होते हैं sp में। तो क्या कहोगी? ये चारों क्या हैं? लीनियर हैं।
180 डिग्री पे हैं। तो अगर ये चारों 180 डिग्री पे हैं तो मुझे बताओ इनमें कैसे बना लें हम, बताओ। हो सकता है पॉसिबल? नहीं। अगर sp2 की बात करते हैं तो sp2p कैसा होता है जाके? ट्राइगोनल एंड प्लेनर होता है। तो वो तो 120 डिग्री पे इधर बॉन्ड होता है, इधर बॉन्ड होता है और एक ऐसे बॉन्ड होता है, तो आसानी से बॉन्ड बन जाता है जाके। पेन देना। नहीं, तुम्हारे जोड़ने से कुछ नहीं होगा, मेरा तो मन सब कुछ जोड़ने का करता है, लेकिन वो भी तो जोड़े। ये हैं ऑर्बिटल्स, देखो लीनियर। अब ये ऑर्बिटल ओवरलैप कर गए तो एक एक लोग खाली हैं। अब बताओ बॉन्ड कैसे बना? ऐसे जुड़ता, कैसे जुड़ सकती है? तुमने याद होगा, अगर तुम्हें पढ़ा होगा तो ओवरलैपिंग कैसी पॉसिबल है? इधर ध्यान दो, इधर देखो। ओवरलैपिंग किस में पॉसिबल होती है? px px में हो सकती है। ओवरलैपिंग किस में हो सकती है? py py में हो सकती है। ओवरलैपिंग किस में हो सकती है? pz pz में हो सकती है। ओवरलैपिंग कभी भी नहीं होती px और py के बीच में। क्यों नहीं हो सकती? अब तुम वही क्यों? क्योंकि अब क्या है, ये तुम्हारे दो लोब है ना, तुम पहले समझो ये एक एटम का लोब है, एक ये लोब है और एक ये लोब है, दूसरा ये लोब है, दूसरा लोब। एक एक लोब ने बॉन्ड बना लिया, अब ये खाली है। तुम फिर इसको घुमा दो, अब ये बॉन्ड बनेगा तो ये जुड़ेगा ना आपस में। नहीं, अगर तुम्हें अपनी बात सिद्ध करनी है तो एक अलग बात है। अब जो है वो तो मैं वही बताऊंगा ना, मैं तो तुम्हें खुश करने के लिए कह सकता हूं। अब तुम मुझे बताओ, बॉन्ड तो ये जुड़ेंगे ना, बॉन्ड ये जुड़ेंगे ना, बॉन्ड ऐसे जुड़ेंगे। ओवरलैपिंग तो यही बताया गया ना, हेड टू हेड होगी या लेटरल, ऐसी तो नहीं बताई गई। तो बताओ कैसे जुड़ेगा? हाँ, अब वही तो मैं कह रहा हूं, ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, बन ही नहीं सकती। एक्सिस अलग हो चुकी है, ये इधर है ये इधर है, आपस में नहीं आते हैं। इन आपस में इनमें इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो हमेशा या तो हेड टू हेड होंगे या लेटरल होंगे। यही कारण है कि जब हम इसकी बात करते हैं तो ये चार एटम एकदम से सीधे आ जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया तो मुझे इस कार्बन को सीधा रखना ही पड़ेगा। अब इसको, ये sp2 अगर होता है तो मैं ऐसे घुमा दूंगा, लेकिन इनको नहीं कर सकता। तो अब मुझे बताओ 1 2 3 4, एक कार्बन यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, 6 हो गए। अब मेरा बस कौन है कि मैं इसके बीच में सिंगल बॉन्ड खींच लूँ? इसलिए नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर sp कार्बन है रिंग के अंदर, कभी भी 6 मेंबर रिंग में ट्रिपल बॉन्ड आता ही नहीं है। अगर बना भी है, जैसा मैंने अभी बताया था, वो बना हुआ केवल केस इंटरमीडिएट है, वो बेंजाइन बनता है, वो कुछ केसेस में बनता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी, रिएक्शन हो रही थी, बना, दूसरे रिएजेंट ने अटैक किया, प्रोडक्ट के कन्वर्ट हो गया, स्टेबिलिटी नहीं है उसकी, ठीक है ना। वो रीजन ही यही है कि वो ओवरलैपिंग या तो सामने से होगी या तो लेटरल होगी, ऐसा नहीं हो सकती, एक्सिस पे घूम के नहीं होती जाके, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बेटा, ये नहीं पॉसिबल है यार। मैंने वही तो कहा कि ये और ये इतनी दूर है, कैसे बॉन्ड बना लेंगे? कार्बन की चेन लगा सकते हो ना, 6 मेंबर में नहीं पॉसिबल है, 7 मेंबर तक नहीं पॉसिबल है। अगर कार्बन 8 है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, मैं पहले ही वही बोल रहा हूं। 7 मेंबर तक पॉसिबल नहीं है ट्रिपल बॉन्ड, 8 मेंबर तक है। क्योंकि मेरे, और एक चीज और बताएं, आगे हम लोग पढ़ेंगे जाके, और इसको मैंने क्यों उठा लिया, स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं जाके, तो 6 मेंबर रिंग ही स्टेबल होती हैं, 7 मेंबर रिंग और 8 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती हैं। उसका रीजन क्या है? बेयरस्टेन थ्योरी से आता है जाके, तो स्टेबिलिटी भी अलग है, इसीलिए हम लोग हमेशा 6 मेंबर रिंग की बात करते हैं जनरली, ठीक है ना। तो यहीं तक रखते हैं आज का, तो मुझे लगता है टाइम हो चुका है। तो कल की क्लास में हम लोग इसके आगे का डिस्कशन करेंगे, ठीक है।